हेलो फ्रेंड्स, अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देती हूँ। थर्मोडायनामिक्स में देखो हमें पढ़ना है कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर फिर क्या पढ़ेंगे, हम इसके अंदर पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के बारे में कि थर्मोडायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स में आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें यूनिट कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है और वहीं पे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और हम इसके अंदर करेंगे सिस्टम पढ़ेंगे, सराउंडिंग पढ़ेंगे, ये सब ये तो इसी के अंदर आ जाएगा। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, कैसे पढ़ते हैं, उसी के अंदर हम सिस्टम एंड सराउंडिंग्स वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, अब फर्स्ट लॉ जो हमें मिलेगा इसके अंदर वो क्या होगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्लू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें ये क्यू हीट है इसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एनर्जी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ना है पूरा, ठीक है। उसके बाद आपको वर्क के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है, वर्क के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको इसके अंदर अब ये देखो, अब इसमें पढ़ेंगे हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव भी पढ़ेंगे, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। फिर इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है हमें, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेकंड लॉ भी पढ़ना है, सेवन्थ में सेकंड लॉ भी पढ़ना है हमें। और हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें पढ़ना है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन करेंगे इसका क्या होता है। उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी का डिटर्मिनेशन क्या होता है वो करेंगे। फिर गिब्स हेल्मोट इक्वेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी पढ़ेंगे कि स्पॉन्टिनिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, स्पॉन्टिनिटी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर हम देखते हैं यहाँ पे थर्ड लॉ का भी हम डेफिनेशन देखेंगे, थर्ड लॉ भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सारा वो मैं पढ़ा ही दूंगी, गिब्स एनर्जी पढ़ाऊंगी तभी मैं पढ़ा दूंगी आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल एच की वैल्यू क्या होना चाहिए, डेल एस की वैल्यू क्या होना चाहिए, सब पढ़ा देंगे उसके अंदर, ठीक है। और हम इसमें कहेंगे कि हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे फेज ट्रांजिशंस भी पढ़ेंगे, ट्रांजिशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन्हें पढ़ेंगे एंथैल्पी पढ़ेंगे, सभी तरह की एंथैल्पी ऑफ, अगर हम बात करें कंबशन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, एटोमाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एटोमाइजेशन पढ़ेंगे, सब्लिमेशन पढ़ेंगे, ऐसे करके हम सब कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। और कुछ और भी बच गया तो वो भी हम बता देंगे। मतलब इसमें एक और हाँ 11 इसमें हैस लॉ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब इसमें हम थोड़ा बहुत थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो एक चैप्टर स्कोरिंग है और हर एक चैप्टर को अच्छे से करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स को, ओके। थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स किसका नाम है, इसका नाम क्या है, थर्मोडायनामिक्स। तो हर चैप्टर का नाम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, देखते हैं चलो। थर्मो मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब होता है हीट, या हम किसकी बात कर रहे हो, या हम कह सकते हैं एनर्जी, ठीक है, ठीक है, हीट या एनर्जी। और डायनामिक्स मतलब होता है हमारे पास कोई भी चीज़ जब क्या हो, मोशन में हो, ठीक है, जब क्या हो, मोशन में हो, तो हीट या एनर्जी का मोशन, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते क्या है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको यहाँ लिखवा देती हूँ कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मोडायनामिक होती है स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। थर्मोडायनामिक्स क्या होती है कि एनर्जी जो है उसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या कहलाएगा, थर्मोडायनामिक्स कहलाएगा स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ different form of forms of energy and their
quantitative and the quantitative relationship between them। ठीक है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स हम कह सकते हैं कि ये इसमें क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है, किस तरीके से एनर्जी की हम अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज में पढ़ते हैं। ठीक है, और उनके बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या है वो भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, देखो हमें पता है कि देखो यूनिवर्स में बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की। जैसे कि हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। इस तरीके से बहुत सारी एनर्जी की क्या होती है, फॉर्म्स होती हैं। तो ये जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, ये जो हमने मतलब पता लगाई हैं, जो बहुत हेल्पफुल हैं। तो ये सारी की सारी एनर्जी की जो फॉर्म्स, और भी बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं, ये सारी की सारी, इनको हमने ना तो क्रिएट किया है, ना हम इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो आप? तो मतलब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, लेकिन ना तो ये क्रिएट की जा सकती है, ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है। और ये सारा का सारा हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। थर्मोडायनामिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इससे क्या करते हैं कि हमें देखो, हमें एनर्जीज़ के बारे में पता लगता है कि कौन सी एनर्जी जो है वो, अब जिससे पहले था कि पहले सोलर प्लेट से इतना सोलर एनर्जी के बारे में पता ही नहीं था। आज लोग सोलर प्लेट यूज़ कर रहे हैं और सोलर एनर्जी को किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से थर्मोडायनामिक्स जो है हमारे साथ हमें बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत हेल्पफुल एनर्जीज़ के बारे में अगर हमें पता चले तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, आपको पता चलेगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, हम क्या पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि थर्मोडायनेमिक्स को हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे पढ़ते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स को हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे हम किससे, एक मिनट, हाँ, सिस्टम मॉडल से। एक तरह से हम कह सकते हैं सिस्टम मॉडल से। मतलब क्या होता है इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक हम सिस्टम्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम हम किसे कहते हैं, सिस्टम होता है एक हमारे पास सराउंडिंग होता है, ठीक है, एक सिस्टम होता है, एक हमारे पास क्या होता है, सराउंडिंग होता है। सिस्टम क्या होता है, जब जो भी चीज़ क्या हो, अंडर ऑब्जर्वेशन हो, यूनिवर्स का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको हम क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सिस्टम कहलाता है। और उसको छोड़ के जो सारा पार्ट बच गया वो सराउंडिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी बीकर में पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो आप किसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये तो हो गया आपका सिस्टम, ठीक है, क्या हो गया, सिस्टम। और इससे बाहर जो ये सब कुछ जो भी है, ये क्या कहलाएगा, ये सराउंडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे कि क्या होता है, ये जो हमारे पास जो भी हम बीकर में मान लो पानी गर्म कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो तो हो जाएगा सिस्टम। और उसके अलावा जो भी बच गया सारा पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, वो सराउंडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है, ये सराउंडिंग होता है। अब आपने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं हम, कि सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिस्टम में पढ़ते हैं हम, एक मिनट देखो, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, कि सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है ये पढ़ा है +1 +2 में आपने, कि सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं। आपने पढ़ा है कि ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है क्लोज सिस्टम होता है, और आपने पढ़ा है आइसोलेटेड सिस्टम होता है। 3 तरह के सिस्टम होते हैं, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। हमने ओपन सिस्टम किसको कहा, हमने कहा कि मान लो जिसके अंदर एनर्जी का भी ट्रांसफर हो, मतलब एनर्जी भी निकल रही हो, साथ में मैटर भी, ठीक है, एनर्जी भी और मैटर भी, दोनों के दोनों क्या हो रहे हो, ट्रांसफ़र हो रहे हो, तो वो होता है ओपन सिस्टम। जैसे कि आपने किसी बीकर में आप पानी गर्म कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिस्टम ओपन है, किसी से क्लोज नहीं है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हीट भी निकल रही है, आपकी एनर्जी भी निकल रही होती है, साथ में जो होता है, अगर जब पानी को हम बॉईल कर रहे होते हैं तो आप देख रहे हो धीरे धीरे कम होने, तो मतलब साथ में क्या हो रहा है, उसके अंदर जो मैटर है वो भी क्या हो रहा है, क्या निकल रहा होता है, ट्रांसफ़र हो रहा होता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम हो गया। अगर आप जैसे आपने दूध ले लिया, मान लो दूध गर्म कर रहे हो, ठीक है, अगर आप क्लोज सिस्टम ले रहे हो, क्लोज सिस्टम क्या कर दो, आप इसको ढक दो। जब इसको ढक दोगे तो सिर्फ हीट निकलती रहेगी, मतलब सिर्फ क्या निकल रहा हो वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा हो। किसका हो रहा हो, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा हो, लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो, वो क्लोज सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर नाइदर
मतलब जिसके अंदर ना तो नाइदर एनर्जी, ठीक है, और नोर मैटर, ना ही मैटर, कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वो कहलाएगा आपका आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो तो आप जो बॉटल्स रखते हो गर्म पानी के लिए, हम लोग जो थर्मोफ्लास्क बॉटल्स रखते हैं उसमें क्या होता है, आप देखते हो कि पानी लंबे टाइम जब आपने सुबह डाला शाम तक गर्म रहता है, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। उसके अंदर जो पूरा बना हुआ सिस्टम है वो पूरा आइसोलेटेड होता है, मतलब उससे ना तो हीट बाहर निकल रही होती, ना मैटर, कुछ भी नहीं निकल रहा होता। इसीलिए आपने सुबह का रखा हुआ चाय गर्म, वो शाम तक गर्म रह जाती है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ओके। तो ये हमने पढ़ा है। अब जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो आपको ये नहीं दे देगा एनर्जी ट्रांसफ़र, मैटर ट्रांसफ़र, नहीं, वो आप इसको थोड़ा सा मतलब तरीका चेंज कर देगा, ठीक है। कैसे? वो दे देगा कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र के बेसिस पे, कि मोड क्या होता, देखो मोड ऑफ, वो दे देगा मोड ऑफ ट्रांसफ़र के बेसिस के ऊपर सिस्टम कितने तरह का होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। हम बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है। अच्छा, तो अब ओपन सिस्टम में हम क्या बोल देंगे? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर वर्क, ठीक है, आपने एनर्जी मतलब हीट, और साथ में क्या हो रहा हो, साथ में मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब उसको एन से डिनोट कर दिया हमने, मोल्स, ठीक है। तो उसमें क्या सॉरी अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ वर्क और हीट, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे मैटर का ट्रांसफ़र, एन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आपने इसमें ये लिख दिया। आइसोलेटेड में क्या होगा, ना तो वर्क, ना हीट, ना हमारे पास अमाउंट, किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी और इस तरीके से लिख दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि बताओ ओपन सिस्टम में क्या ट्रांसफ़र होता है। तो आपको वो इस फॉर्म में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, वर्क, हीट और अमाउंट, तीनों चीज़ का ट्रांसफ़र होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास वर्क और हीट का होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में नाइदर हीट नोर वर्क और ना ही अमाउंट, या हम कह सकते हैं मैटर, यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखो, अब मतलब हमने एक तरह से पढ़ लिया कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन पढ़ ली कि यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जो हमारे पास ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उसकी स्टडी की जाती है इसके अंदर, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ा सिस्टम होते हैं। सिस्टम कितने टाइप का होता है हमारे पास? सिस्टम होता है एक क्लोज्ड सिस्टम होता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है सिस्टम ओपन सिस्टम होता है, ठीक है ना। और एक हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में तो कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो उसको हम यहाँ पे भी नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में हमने बात किया, यहाँ पे हमारे पास वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र होती है। क्या होती है? वर्क और हीट ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे क्या होता है, वर्क, हीट और अमाउंट, तीनों चीज़ ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जो वर्क की वैल्यू होती है ना, वर्क इज इक्वल टू -PdV, ये हमें IUPAC ने दिया था, ठीक है। IUPAC ने क्या कहा कि वर्क क्या होता है, -PdV के बराबर होता है। आप ये याद रखना यहाँ पे, क्योंकि अब 11th का वहाँ पे निकाल रहा होते हैं कि वर्क कैसे निकलता है, -PdV कैसे, पूरा वो चीज़ें मत करना, ये याद रखना यहाँ पे, क्योंकि अभी थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा डिटेल स्टडी की जाएगी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। तो आपको याद रखना है कि वर्क किसके बराबर होता है, -PdV के, और जो क्यू होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है TDS के। और ये आपको आगे जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा, ठीक है, सेकेंड लॉ। तो आप ये याद रखो कि वर्क किसके बराबर होता है, -PdV के बराबर होता है, क्यू किसके बराबर होता है, TDS के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे, और इसके अंदर भी वही, वर्क किसके बराबर होता है, -PdV के, क्यू किसके बराबर, TDS के बराबर, और अमाउंट N जो है वो N के बराबर, मोल्स के बराबर, ठीक है। इतना रखो। अब देखो यहाँ पे, एक मिनट, सॉरी, देखो, अब वर्क क्या था, PV। अब यहाँ से हमें कौन से दो हमारे पास वेरिएबल्स मिले, हमें एक मिला यहाँ पे P, एक मिला V, और यहाँ से क्या मिला, T और S। तो हमें जो क्लोज सिस्टम में जो हमें 4 वेरिएबल्स मिले वो कौन कौन से मिले, P, V, S, T, ठीक है। क्या है ये, PVST। और यहाँ से हमें जो वेरिएबल्स मिले वो कौन से मिले, हमें यहाँ से हमें मिले PVTS, PVST और साथ में N। ये 5 वेरिएबल्स हमें यहाँ पे मिले, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये तो कहलाएंगे वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इनको, वेरिएबल्स, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। ये क्या होता है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ठीक है ना। याद रखना ये क्या होता है, थर्मोडायनामिक, इन्हीं का खेल है आगे चल के। तो ये क्या है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स। और इनका अगर हम बात करें तो इनके अगर हम बोलें कि PVST जो होता है, इनका अगर हम बोलें कि फंक्शंस क्या होते हैं, हम इसको कह सकते हैं GH, द फंक्शन ऑफ GHAU। और ये हमारे पास क्या होती है, ये एनर्जी टर्म्स होती हैं। इनको बोलते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, या हम इनको एनर्जी टर्म्स बोलते हैं, या हम इनको बोलते हैं थर्मोडायनामिक पोटेंशियल।
पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक एनर्जीज या पोटेंशियल, या हम इसको सिंपल एक एनर्जी टर्म से बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना कि वेरिएबल किसके फंक्शन तो होते हैं, हमें पता है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ये फंक्शन होते हैं GHAU, और ये हमारे पास क्या होती है, इनको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या एनर्जी टर्म्स बोलते हैं इनको। और याद रखना ओपन सिस्टम में क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी क्या होता है, एक वेरिएबल की तरह यहाँ पे लिया जाता है, आपको पता है क्योंकि यहाँ पे मैटर भी ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे ये भी एक वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये भी किसके, अब जैसे ये भी फंक्शन है किसके, GHAU, तो ये भी किसका फंक्शन हो जाएगा, GHAU, और इसके लिए हम याद यूज़ करेंगे म्यू आई, जिसको हम बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है ना, तो आपने दो सिस्टम पढ़े, आपने पढ़ा एक क्लोज सिस्टम पढ़ा और एक आपने ओपन सिस्टम पढ़ा। और क्लोज सिस्टम में आपने पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, वर्क, हीट, ये होते हैं। इसके अंदर जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र होता है वर्क, हीट और अमाउंट होती है। तो यहाँ पे जो हमें 4 वेरिएबल्स मिले वो हमें मिले कौन कौन से, वर्क से -PdV के बराबर होता है, क्यू TdS के बराबर होता है, दिख रहा है ना। तो कौन से PVST, ये 4 वेरिएबल्स मिले, इनको लिख लो यहाँ पे, वेरिएबल्स मिले। ठीक है, हाँ, और इसके अंदर क्या होता है, वर्क -PdV के बराबर, ये TdS के बराबर और N के बराबर। तो इसके लिए हमें कौन से PVST और N, ये हमें 5 वेरिएबल्स मिले, 5 वेरिएबल्स मिले, यहाँ पे 4 मिले। ठीक है, और ये जो होते हैं ये फंक्शन होते हैं कौन से, एनर्जी टर्म्स हमारे पास GHAU, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये एनर्जी टर्म्स हो गई। ठीक है, एनर्जी टर्म्स हो गई, या इनको हम कह सकते हैं थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। और ये किसके बराबर हो गए, GH, ये फंक्शन है किसके, AU, और N के लिए हम क्या करेंगे, म्यू आई। ठीक है, क्या हो गया, GHAU और म्यू आई, दिस इज अ केमिकल पोटेंशियल। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें इम्पॉर्टेंट है वो अब हम करने वाले हैं टॉपिक, वो है यूनिट्स के बारे में। मतलब आपको यूनिट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको यूनिट्स कन्वर्जन आता ही नहीं है तो आप क्या करोगे, पेपर में क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन मैं आपको सिखाती हूँ। यूनिट कन्वर्जन आप कैसे करोगे, देखो हमने अभी जो क्या निकाले, हमने जो वेरिएबल्स निकाले कौन कौन से निकले, PVST और N, ये मिले हमें। और हमें ये तो मिले हमें थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स, ठीक है। एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जब मैं ऐसे पढ़ा रही होती हूँ ना, जब मैंने पिछली वीडियो को एडिट किया तो मैंने देखा मैंने स्पेलिंग्स में गलतियाँ कर दी, एनशोमर की स्पेलिंग में बहुत गलती कर दी, क्योंकि मेरा ना ध्यान बस मैं बोलती रहती हूँ और फिर लिखती रहती हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। तो सॉरी, होप आप इतना तो इग्नोर कर ही दोगे। तो ये हो गई हमें। और जो हमें एनर्जी टर्म्स मिली वो हमें कौन कौन सी मिली, अगर हम यहाँ पे देखें तो GHAU और म्यू आई, ये हमें क्या मिली, ये एनर्जी टर्म्स मिली। ठीक है, तो अब देखो आपको यूनिट कन्वर्जन किसके करना है, GHAU, यहाँ पे GHAU, ठीक है, PVST दिख रहा है, ST, N और म्यू आई, आपने ये पूरा इकट्ठा लिख लिया। ये तो सारा माल हमें इसके अंदर मिला, ये तो सब कुछ मिला इसके अंदर। तो यहाँ पे G क्या है, G एक एनर्जी टर्म है, किसकी एनर्जी टर्म है यहाँ पे, जैसे गिफ्ट फ्री एनर्जी, तो ये क्या है, एक एनर्जी टर्म है। H क्या है यहाँ पे, ये भी एक एनर्जी टर्म है। ठीक है, A क्या है यहाँ पे, ये भी एनर्जी टर्म है। U क्या है यहाँ पे, ये भी एक एनर्जी टर्म है, जैसे इंटरनल एनर्जी हो गई। ठीक है, P क्या है आपके पास, प्रेशर है। ठीक है, V क्या है, वॉल्यूम है। S क्या है, एंट्रोपी है। ठीक है, T क्या है, टेम्परेचर है। N क्या है यहाँ पे, मोल्स हैं। म्यू आई क्या है यहाँ पे, केमिकल पोटेंशियल है। और ये भी एक एनर्जी टर्म ही है। ठीक है, क्या है, एक एनर्जी की टर्म है। ठीक है, तो अब देखो ये भी एनर्जी टर्म, ये भी एनर्जी टर्म, ये भी एनर्जी टर्म, ये भी एनर्जी टर्म। प्रेशर क्या है, ये प्रेशर का ले लो साइड में, वॉल्यूम अलग से निकालो। एंट्रोपी का फॉर्मूला S = क्या होता है, dQ/T होता है। Q क्या है यहाँ पे, जो ये चार्ज है, Q क्या है, एक एनर्जी है, हीट को क्या बोल दिया हमने, एनर्जी भी। और T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर केल्विन में। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, ये भी एनर्जी डिपेंडेंट है, आप देख रहे हो, तो इसको भी एक साइड हटाओ। टेम्परेचर हमेशा यहाँ पे केल्विन में ही। ठीक है, N क्या है, मोल्स में रखना है। और ये क्या है, ये भी एक एनर्जी टर्म है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन 3 का सीखना है। एक तो प्रेशर का सीखना है, एक आपका वॉल्यूम का सीखना है,
और थर्ड आपका यहाँ पे एनर्जी का सीखना है, क्योंकि आपको देखो प्रेशर वॉल्यूम का कन्वर्जन आ गया, 3 ही कन्वर्जन आपको यहाँ सीखने हैं। एनर्जी का कन्वर्जन आ गया, एनर्जी जिसकी जो यूनिट गिवन होती है वो यूनिट इन सब में गिवन होगी, उसको अगर दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको इकट्ठा ही बता देंगे, ठीक है ना। जो भी एनर्जी टर्म होंगी उनकी तो एक ही यूनिट होगी, तो उनको हम उसको किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे वो आपको इसमें सिखा देंगे, ठीक है। अब हम पहला स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। हम जो पहला स्टार्ट करते हैं वो है प्रेशर का कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। देखो गाइस क्या है कि यहाँ पे ना अगर जो हम केवीएस का पढ़ते हैं तो केवीएस के अंदर एक चीज़ तो है कि यहाँ पे ना आप ये सोचते हो कि +1 +2 से हो जाएगा, ये नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो आता है केवीएस के अंदर ये जो थोड़ा सा मतलब जो भी इसमें टॉपिक दे रखे होते हैं ना उनके डिटेल्ड में पूछता है, जो मतलब आपने, क्योंकि केवीएस में क्या होता है कि बच्चा जो केवीएस का पेपर दे रहा होता है वो क्या होता है, वो एमएससी क्वालिफाइड होना चाहिए, आपको पता ही है, ठीक है। तो एमएससी क्वालिफाइड होना चाहिए, वही केवीएस का पेपर दे सकता है। तो एमएससी के अंदर तो आपको पता ही है, अगर आप थर्मोडायनामिक्स 11th का पढ़ते हो और उसके बाद जाके एमएससी में देखते हो तो एमएससी के अंदर तो थर्मोडायनामिक्स पूरा उसके अंदर वर्क भी हर फॉर्म में बता रखा होता है, हर चीज़ हो रही होती है। थोड़ा सा मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नहीं मतलब डिटेल स्टडी होती है। तो यहाँ पे जो ये पढ़ा रहे हैं ना, ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये सारा मतलब एक तरह से जब हम नेट पढ़ते हैं ना, नेट की तैयारी करते हैं, तो नेट की तैयारी में ये स्टार्टिंग इस तरीके से की जाती है। वहाँ पे भी ये यूनिट कन्वर्जन ये सब चीज़ें, और जो आगे पढ़ाऊंगी वो भी नेट की बेसिस पर। नेट में क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे आपको CP माइनस CV के 6 रिलेशन याद रखने, तो नेट के अंदर एटलीस्ट आपको 10 रिलेशन याद रखने, तो इस तरीके से 9-10 रिलेशन वहाँ पे याद रखने। तो मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ पे थोड़ा और वहाँ पे क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, नेट के अंदर थोड़ा सा और डीप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ केवीएस में भी आप क्या करते हो कि जो बच्चों ने नेट की प्रिपरेशन कर रखी है और वो केवीएस का पेपर देते हैं तो उनका देखते हो केवीएस निकल जाता है, क्योंकि उनको वो चीज़ें जो बेसिक्स जो डीप में जो डिटेल स्टडी करवा रखी होती है उससे उनको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो मैं भी आपको ये वही बता रही हूँ, ठीक है ना, कि जो नेट की हमें तैयारी करवाई गई थी, हमारे सर ने करवाई थी, तो मैं भी वही आपको चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि ये इनसे ये तो पेपर में आएंगे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, तो हम करते हैं प्रेशर का कन्वर्जन, ठीक है। प्रेशर का कन्वर्जन करते हैं। प्रेशर का कन्वर्जन में क्या करोगे, P किसके बराबर होता है, HDG के, ठीक है। यहाँ पे D क्या होती है, डेंसिटी। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे अगर कन्वर्जन है तो सिर्फ मैंने बताने के लिए बताया है कि आप इसको इस तरीके से, सिलेबस में साइड में कर देती हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे कन्वर्जन समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखो प्रेशर को जो हम मेज़र करते हैं ना वो हम करते हैं बैरोमीटर से मेज़र, ठीक है। जब हम बैरोमीटर में मरकरी को डालते हैं, ठीक है, किससे मेज़र करते हैं, बैरोमीटर से। जब हम बैरोमीटर में क्या डालते हैं, मरकरी को डालते हैं इसके अंदर, बैरोमीटर के अंदर क्या डाल रहे हो आप, मरकरी डाल रहे हो, ठीक है। जब आप मरकरी को डालते हो तो आप देखते हो कि 1 एटमॉस्फेयर जब प्रेशर आप लगाते हो, एक प्रेशर कितना होगा, 8 एटमॉस्फेयर। तो मरकरी जो होती है ना, जो उसमें चढ़ती है वो कितना चढ़ती है, वो 76 सेंटीमीटर चढ़ती है मरकरी इसके अंदर, ठीक है। जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आप लगाते हो तो आपको ये याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर, ठीक है। 76 सेंटीमीटर Hg के बराबर, या आप इसको क्या कह सकते हो, 760 mm Hg के बराबर, ठीक है। किसमें, 760 mm Hg के बराबर, या आप इसको कह सकते हो ये 760 टोर के बराबर, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ये आपको 3 इसको याद रखना है कि एटमॉस्फेयर को आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसके अंदर, तो वो 76 से आप करोगे मल्टीप्लाई। आप देखो यहाँ पे 760 mm ऑफ मरकरी के बराबर होता है और 1 एटमॉस्फेयर 760 टोर के बराबर होता है। तो आपको ये याद हो गया होगा, इतना आपको इसमें याद रखना है। आप देखो इसके अंदर अगर आपसे पूछ ले अगर आप इसमें पूछ ले कि अगर आप इसको करते हो, यहाँ पे देखो 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू HDG बताया मैंने, प्रेशर क्या हो गया 1 एटमॉस्फेयर, जो उसमें हाइट होगी वो 76 सेंटीमीटर हो गई। अगर मान लो डेंसिटी क्या है 13.6 हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हमारे पास यहाँ पे जो G है, ग्रेविटी है, वो कितना हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब इस यूनिट को हम MKS में चेंज करते हैं तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप ये मत याद रखो, आपको इतना याद रखना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको मिल गया 1 एटमॉस्फेयर, नेट जो आप याद रखना है वो किसके बराबर, 76 सेंटीमीटर मरकरी के इज इक्वल टू 760 mm Hg के इज इक्वल टू 760 टोर
थोड़ा सा गला ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक दूसरा आप इसमें याद रखोगे 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर। अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पूछे मान लो, तो आप कैसे बताओगे, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये पास्कल के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर 101325 पास्कल, ठीक है, ये इसके बराबर, ठीक है, ठीक है। और अगर आपके पास ये किलो में पूछ ले, किलो पास्कल में, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, ये हो जाएगा 1101.325, ठीक है, इंटू में 10 की पावर 3 पास्कल, ठीक है। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना होगा मेगा में, जैसे आपने ये किलो में, मेगा में, ठीक है, ये गेगा में, ये सब चीज़ें आपने करी होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, अब इसको जब आप किसमें, पास्कल में, ये किसमें होगा, किलो पास्कल, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, तब आप इसको करोगे 101325 इंटू में 10 की पावर 6 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0.101325 पास्कल मेगा पास्कल, ठीक है। मेगा गेगा सभी आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। ये किलोग्राम, ग्राम, ये तो इतना तो बेसिक यूनिट्स आपको आती होंगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको अगर पूछे तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पे कैसे लिख दिया इसको मैंने, यहाँ पे 1.01325 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, इसको ऐसे लिख दिया, तो याद रखना एक जो अपने पास होता है ना 10 की पावर 5 पास्कल, वो किसके बराबर होता है, एक बार के बराबर होता है, याद रखना। तो अगर बार में पूछ ले तो आप इसको करोगे 1.01325 बार, दिख रहा है ना ये, ठीक है। ये इस तरीके से क्या हो गया आपके पास। अब ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है, कोई भी किसी कन्वर्जन में किसी से पूछ ले तो आप इसको पूरा आराम से कर सकते हो। तो होप आपको ये प्रेशर वाला आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स ही पता है क्या होता है कि जो नॉन मेडिकल के बच्चे होते हैं, सॉरी मेडिकल के बच्चे होते हैं, उनको वैसे ही यूनिट्स में प्रॉब्लम्स आती हैं। यूनिट सीख लोगे ना आप, तो यूनिट सीखने के बाद तो आपको कई क्वेश्चंस जो होंगे, अगर आपको वैसे सॉल्व नहीं तो यूनिट की बेसिस पे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। तो यूनिट्स आपको प्रेशर की बता दी, आपको किस तरीके से करनी है। अब नेक्स्ट हम यूनिट जो सीखते हैं वो वॉल्यूम की सीखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में देखो, वॉल्यूम को हम कैसे करते हैं, हमने मान ली एक पानी की टंकी ले ली, ठीक है। वो 1 मीटर क्या है, यहाँ पे 1 मीटर वो लंबी है, 1 मीटर क्या है वो चौड़ी है, ठीक है। और 1 मीटर ही वो क्या है, ऊंची है, ठीक है। 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची जो पानी की टंकी है, उसमें मान लो आपके पास 1000 लीटर पानी आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 1 मीटर 1 2 3 1 मीटर क्यूब किसके बराबर हो गया, 1000 लीटर के बराबर हो गया, ठीक है। तो 1 लीटर निकालना चाहोगे तो 1 लीटर निकालोगे तो किसके बराबर, ये 1000 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये किसके बराबर, 10 की पावर, अगर इसको ये देखो आप 1 लीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, अब 10 की पावर 3 हो गया यहाँ पे नीचे। अब जब इसको ऊपर ले जाना चाहोगे तो क्या करोगे, जब माइनस में आ जाता है, ये तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, तो ये हो गया 1 लीटर किसके बराबर हो गया आपके पास, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब मान लो 1 मीटर ये याद करने का तरीका है, आप भूलोगे नहीं इससे 1000 लीटर, 1 मीटर जो होता है ना वो कितने डेसीमीटर के बराबर होता है, वो 10 डेसीमीटर के बराबर होता है, 10, ठीक है, 1000 लीटर। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 2 3 30, ठीक है। डीएम किसके बराबर हो गया, 1000 लीटर के, तो 1 डीएम डेसीमीटर किसके बराबर हो गया, 1 लीटर के, ठीक है, ठीक है ना। और अगर हम इसको याद करते हैं, फिर से करते हैं इसको, 1 मीटर इंटू में 1 मीटर इंटू में 1 मीटर, 1000 लीटर, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 1000 लीटर के बराबर। तो आपके पास कितना आ गया, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतने सेंटीमीटर 1000 लीटर के बराबर, ठीक है ना। 3 से 3 उड़ गए, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये आपके पास लीटर की कन्वर्जन आ गए। तो आपके पास लीटर की ओवरऑल अगर हम कन्वर्जन देखें तो क्या है, 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अगर आपके दे रखा हो 10 की पावर कुछ भी नहीं है 1 है, ठीक है, ये डेसीमीटर के बराबर हो गया, 0 डेसीमीटर,
क्यूब के बराबर, ये देखो 1 2 3 क्यूब तो आएगा ही आएगा। इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया 10 की पावर 3, सेंटीमीटर भी क्यूब लिखना है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो आपके पास ये आ गया पूरा का पूरा यहाँ पे कन्वर्जन वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो अगर आपको लीटर में यूनिट दे रखी है और आपसे पूछ रखे क्वेश्चन में कि मीटर में बताओ, तो आप किस तरीके से करोगे ये देख लो, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना, आपको मीटर में निकालना है, मीटर क्यूब निकालनी है तो मीटर में निकालना है, तो आपको ये नीचे ले आओगे इसके, ठीक है, तो आपका मीटर में निकल जाएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगी आगे, देखना, ठीक है। अब जो हम लास्ट यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे वो हम सीखेंगे एनर्जी टर्म का। देखो जब इसका यूनिट कन्वर्जन आपको सीखना है ना एनर्जी टर्म्स का, तो आप आर की वैल्यू याद रख लो। किसकी? आर की वैल्यू याद रख लो। आर की वैल्यू की याद रख के आप आराम से कर सकते हो। आर की वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है आपको पता है, किसके बराबर होता है 8.314 जूल पर केल्विन, ठीक है, पर मोल। ये होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये किसके बराबर, अगर इसको हम किस में लिखते हैं, इसको लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में लिखेंगे तो किसके बराबर हो जाए 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, पर केल्विन, ठीक है, पर मोल, ठीक है यहाँ पे। तो ये आपके इसके बराबर, और इसको कैलोरी में लिखेंगे तो ये किसके बराबर 2 कैलोरीज अपॉन केल्विन पर मोल, ठीक है। जैसे बस आपको ये एक रिलेशन पूरा याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया कि 300 जूल एनर्जी को आप लीटर एटमॉस्फेयर में चेंज करो, ठीक है। 300 जूल एनर्जी को आप किस में चेंज करोगे, लीटर एटमॉस्फेयर में। अब आप कैसे करोगे, आपको पता है, देखो जूल कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है, और किस में कन्वर्ट करना है, लीटर एटमॉस्फेयर में। तो आप क्या लिखोगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल जो है वो किसके बराबर होता है, आपने किसके बराबर किया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल हो गया, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे जैसे पर केल्विन पर मोल लिखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने देखा यहाँ पे किलो मोल जो है यहाँ से ये कट गया, तो आपके पास क्या आ गया एक केल्विन, किलो नहीं सॉरी केल्विन 314 जूल इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इतना जूल जो होता है वो इतने लीटर एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। तो एक जूल कितने के बराबर होगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, अपॉन 8.314 इतने के बराबर हो गया। और पूछा कितना है 300 जूल पूछा है, तो आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई 300, तो आपके पास ये आंसर आ गया। आपके पास ये मल्टीप्लाई कर दोगे, एक जूल किसके बराबर हो गया, आपके पास एक जूल बराबर हो गया इतना, उसके बराबर हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे इसका, ठीक है, आंसर आप निकाल लोगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। या फिर आप इसके लिए एक छोटी ट्रिक पता है क्या यूज़ करोगे, मैं बताती हूँ। आप एक छोटी ट्रिक यूज़ करना, जैसे आपसे पूछा है 300 जूल पूछा है यहाँ पे, ठीक है। देखो तो अगर आपको यहाँ पे जूल की वैल्यू निकालनी है ना, सॉरी जूल की वैल्यू को लीटर एटमॉस्फेयर में चेंज करना है ना, तो आप क्या करोगे, इसको आर से मल्टीप्लाई करना, याद रखना आर से मल्टीप्लाई कर दो और आर से इसको डिवाइड कर दो। क्या करोगे, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर से डिवाइड करो। मतलब क्या है इसका, जिस यूनिट को आपको निकालना है ना उसकी आर की वैल्यू को क्या रखना है आपको, मल्टीप्लिकेशन में रखो, ठीक है। और जिसको हटाना है उसकी आर की वैल्यू क्या रखोगे, डिवाइड में रखोगे। मतलब यहाँ पे हमें कौन सी यूनिट निकालनी है, जूल निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिसकी यूनिट हमें निकालनी है, हमें किस में निकालना है, एटमॉस्फेयर में निकालना है। तो हम जिसकी यूनिट निकालनी है आपको उसके आर को क्या करो, मल्टीप्लाई में रखो। 300 जूल मल्टीप्लाई आर कितना था लीटर एटमॉस्फेयर में 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर किलो केल्विन मोल, ठीक है। अच्छा, और जिसकी आपको आर की वैल्यू यहाँ से हटा, मतलब जूल को कन्वर्ट करना लीटर एटमॉस्फेयर में, तो मतलब जूल एक तरह से हटाना है, तो उसकी आर की वैल्यू को क्या करोगे आप, डिवाइड में रख लोगे। ये रख लो, ये लो, क्या रखोगे 8.314 इंटू सॉरी जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख लो एक बार, पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो ये देखो ये तो कट गया, ठीक है। आपके पास जूल से जूल कट गया, ठीक है। और इस पूरे को जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास कौन सी, इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो कौन सी यूनिट बन गई, लीटर एटमॉस्फेयर। तो ये लीटर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। समझ रहे हो आप, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दे क्वेश्चन में कि 30 लीटर कितना 30 लीटर यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। किसमें, जूल में। अब देखो निकालना हमें आंसर किसमें, जूल में निकालना है। तो आप क्या करोगे 30 लिखो, लीटर एटमॉस्फेयर लिखो, जो निकालना है वो यूनिट ऊपर रखो। तो उसकी यूनिट हम जूल में कैसे निकालते हैं, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दो जिसकी हटानी है उससे 0.08
0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर केल्विन पर मोल यहाँ से कट गया, लीटर एटमॉस्फेयर यहाँ से कट गया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आ जाएगा, ये देखो किस में आ जाएगा आंसर, जूल में। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। हमने ना एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो आपके पास है कि लीटर बार को कन्वर्ट करना है आपको जूल में, किस में, जूल में। ठीक है, अब लीटर बार आपने यूनिट देखी थी, किसकी है ये, बताओ 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 जल्दी बताओ, ये प्रेशर की है ना, मतलब बार जो आप पढ़ रहे हो बार किसका है, प्रेशर का। अब इसमें क्या लीटर बार है पूरा, तो कन्वर्ट करना है जूल में। चलो भाई करते हैं। लीटर किसके बराबर, 10⁻³ m, और बार किसके बराबर होता है, बार होता है एक बार जो आप किसके बराबर होता है, 10⁵ पास्कल के, और पास्कल के हम क्या यूनिट लिखते हैं, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना। अब देखो मीटर से यहाँ पे क्यूब था, 2 मीटर कट गए, और 10⁻³ 10 तो ये ओवर कितना बच गया इसमें से, 10⁻² और न्यूटन मीटर, ये बच गया आपको। और आपको पता है कि न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, ये जूल के बराबर होता है, तो 10⁻² जूल। ये आपका कन्वर्जन आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। ठीक है ना।